साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार 7th फेज शिक्षक बहाली जीके जीएस के इस क्लास में। साथियों आज डे 4 है और हमने डे 3 तक का जीके जीएस का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा, वीडियो आपके हमारे चैनल पर मिल जाएगा। इसके अलावा इसका लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा, वहां से जाके भी आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। समय चूंकि कम है, हो सकता है आपका एग्जाम 2 से 3 महीने के अंदर हो जाएगा। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपको क्वेश्चन के माध्यम से पूरा कंसेप्ट किसी भी टॉपिक को करवाया जाए। तो आज का पहला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? साथियों जब भी बात होगी सविनय अवज्ञा आंदोलन का, आपके दिमाग में एक व्यक्ति का नाम आना चाहिए था, वह है महात्मा गांधी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के पीछे महात्मा गांधी आपको मालूम है कितने बड़े लीडर थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था कब? 6 अप्रैल 1930 को। अप्रैल 1930 को क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रारंभ हुआ था और महात्मा गांधी के द्वारा यह किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इससे पहले अगर एक घटना हम देखेंगे 1930 में ही एक घटना को अगर आपको याद आ रहा होगा तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। देखिए जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको कोऑर्डिनेट करते चलिए, रिवीजन करते चलिए, तभी आपको फायदा होगा। जब भी ईस्वी की बात आ रही है, अगर आपको उस ईस्वी में कोई और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद आ रहे हो तो उसको भी सोल्व कर लिया कीजिए। 6 अप्रैल 1930 तो ठीक है सर, सविनय अवज्ञा आंदोलन आपने बताया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राइट? सीडीएम बोलते हैं इसको, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता। लेकिन 1930 में आप सर बता रहे थे कि कुछ एक और घटना हुआ था। तो बिल्कुल सही, आप सही सुने, दांडी मार्च हुआ था। दांडी मार्च। अब ये दांडी मार्च कब हुआ था? तो सर आपने बताया था 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च हुआ था, राइट? जो कि साबरमती आश्रम अहमदाबाद से प्रारंभ किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो दांडी मार्च 1930 को हुआ था। वहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। बाद में आप देखेंगे कि महात्मा गांधी को इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण गिरफ्तार करके यरवदा जेल में भेज दिया जाता है। यरवदा जेल में भेज दिया जाता है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन इस समय गिरफ्तार करके कहां भेजा गया था? तो यरवदा जेल में भेजा गया था। एक और प्रश्न पूछता है यहां से, वो यह कि महात्मा गांधी के गिरफ्तारी के बाद कौन कौन से लीडर सविनय अवज्ञा आंदोलन को लीड किए थे, यानी उसके आगे बढ़ाया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन को आगे बढ़ाया था। तो गांधी जी मेन लीडर थे। जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया तब फिर इसको बनाया गया, फिर बनाया गया अब्बास तैयब जी को बनाया गया। इसको बनाया गया अब्बास तैयब जी को बनाया गया। अगर आपसे पूछता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय गांधी जी जब गिरफ्तार हो गए थे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को किसने लीड किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा अब्बास तैयब जी, यानी आंदोलन के नेता अब्बास तैयब जी बन गए थे। एक प्रश्न और यहां से बनता है जो मैं बताना चाहूंगा, उस नेत्री का नाम बताइए जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेता रही थी। तो आपका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। इतनी चीजें आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन से अगर आप याद रखते हैं तो आपका प्रश्न बन जाएगा, किसी तरह से पूछिए। अगला प्रश्न देखें। अब चूंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन आपने राष्ट्रीय स्तर पर देखा, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को बिहार से भी जोड़ के देख लीजिए कि क्या उस समय कुछ घटना हुई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है, अगला प्रश्न में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार के सारण जिले में प्रदर्शन क्यों हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे ही आपके मन में आए तो आपके मन में आना चाहिए 6 अप्रैल 1930, ठीक है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार के सारण जिले में प्रदर्शन क्यों हुआ था? आपके पास ऑप्शन ये रहा, जल्दी से बता दीजिए। नमक कानून तोड़ने को लेकर के, नील उत्पादन पर लगने वाले टैक्स के विरोध में, चौकीदार टैक्स के विरोध में, या शराब टैक्स के विरोध में? क्या आपको लगता है उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक ही? देखिए ये वाला जो ऑप्शन है वो क्या है, अगर आपको लगता है कि इन 4 ऑप्शन में एक से अधिक आंसर होने वाला है, तब भी जो है आपका आंसर ई होने वाला है।
तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के दरमियान बिहार के सारण जिले में चौकीदारी टैक्स के विरोध में प्रदर्शन हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौकीदारी टैक्स के विरोध में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है बिहार ज्योग्राफी से, और यह प्रश्न पूछा जाता है आपको। आपने पढ़ा होगा इंदिरा बैराज के बारे में। इंदिरापुरी बैराज, बिहार में एक बैराज है इंदिरापुरी बैराज यानी बांध, इस नदी पर बनाया गया है। आपके पास ऑप्शन है सोन नदी, फल्गु नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अच्छा, आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि नदियों का जो आपको मालूम है कि बिहार में जो मेन नदी है वह गंगा है, और यह गंगा नदी जो है बिहार को दो भागों में बांटता है, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। नॉर्थ साइड हो गया बिहार का और ये साउथ साइड हो गया, और गंगा जो है बिहार को दो भागों में बांटता है, नॉर्थ साइड एंड साउथ साइड। तो पहले अगर हम बात करें सोन नदी का, तो सोन नदी गंगा के दाएं किनारे से, फल्गु नदी गंगा के दाएं किनारे से, और वहीं दो अन्य नदियां जो दिया हुआ है गंडक और कोसी गंगा के बाएं किनारे से। इस तरीके के नदियों को आपको सजाने का क्रम आपको मालूम होना चाहिए। तो इंदिरापुरी बैराज जो है आपको सोन नदी पर बनाया गया है, सोन नदी पर बनाया गया है। तो इंदिरापुरी बैराज है वो किस पर बनाया गया है? सोन नदी पर बनाया गया है, राइट। और आपको हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि सोन नदी का उद्गम यानी ओरिजिनेट कहां से होता है, उद्गम कहां से है। तो जिनको याद होगा वो बोलेंगे कि सर आपने बताया था कि सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है, अमरकंटक के पहाड़ियों जो कि मध्य प्रदेश में है, राइट। सोन नदी का उद्गम कहां से होता है? अमरकंटक की पहाड़ियां जो कि मध्य प्रदेश में है होता है, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है बिहार में किस नदी को निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है? बिहार में किस नदी को निरंजना के नाम से भी जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है ए सोन नदी, बी गंगा नदी, सी कोसी नदी, डी फल्गु नदी, या उपयुक्त में कोई नहीं, एक से अधिक। तो हमने बताया कि मेन नदी गंगा नदी है, बार बार इसको रिवाइज कीजिए तभी आपको याद रहेगा। फिर इधर से आप देखते हैं सोन नदी है, ये तो गंगा नदी हो गया। कोसी नदी यहाँ पर अपने मार्ग परिवर्तन के कारण चर्चा में रहता है बिहार में, और काफी बाढ़ का भविष्य लाता है। सबसे डेंजरस नदी है बिहार का यह कोसी नदी। सबसे ज्यादा बाढ़ जो है कौन लाता है बिहार में? तो कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक भी बोला जाता है। बिहार का शोक कौन सी नदी को बोला जाता है? तो कोसी नदी को बोला जाता है। फल्गु नदी की अगर हम बात करें तो ये है फल्गु नदी, फल्गु नदी। और फल्गु नदी दो धाराओं से मिलकर बनता है, फल्गु नदी दो धाराओं से मिलकर बनता है, एक है लीलाजान और दूसरा है मोहना। तो ये दो धारा से मिलकर फल्गु नदी बनता है, लीलाजान और मोहना, और फल्गु नदी को ही निरंजना नदी बोला जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निरंजना नदी किसको बोला जाता है? फल्गु नदी को। और यह कहां पर है? गया में, आपने देखा होगा गया में, गया में जो है फल्गु नदी, और यह काफी पवित्र नदी है, जहां पर पिंडदान भी होता है, पिंडदान, याद रहेगा। एक प्रश्न पूछा गया था फल्गु नदी से बीपीएससी में कि फल्गु नदी गंगा नदी में कहां पर जाकर मिलती है? गंगा में कहां मिलती है? तो आपका आंसर हो जाएगा कतवा, जो कि पटना के करीब है। कतवा में जो है फल्गु नदी गंगा में मिल जाती है। यह प्रश्न पूछा गया था बीपीएससी में। और आपको याद होगा तो जो बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध थे, उनको निरंजना नदी के किनारे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न देखिए इंडियन ज्योग्राफी से, इंडियन ज्योग्राफी। थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित? थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा, दर्रा को बोलते हैं पासेज को, राइट, पासेज। तो इंग्लिश वाले हैं के लिए भी। थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित? तो आपने पढ़ा होगा दर्रा के बारे में, जल्दी से बता दीजिए। थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, लद्दाख, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक।
तो साथियों थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा जो है भारत के महाराष्ट्र में स्थित है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। इस तरीके से मैपिंग कर लीजिएगा। तो ये रहा आपका महाराष्ट्र और यहीं पर यहां पर है थालघाट और कुछ तरीके से कर लीजिएगा भोरघाट। एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। एक और याद रखिएगा, ये राइट, ये आपको मालूम है केरला है, तमिलनाडु है और इन दोनों के बॉर्डर पर है एक और दर्रा जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिए यहीं पर, पालघाट दर्रा। यह भी एग्जाम में बार बार आता है, पालघाट दर्रा। तो याद रखिएगा थालघाट भोरघाट महाराष्ट्र में है, वहीं पालघाट जो है तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पर है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर की स्थापना कहां किया गया था? तो सर ये सुनामी वार्निंग सेंटर क्या होता है? आपको मालूम है कि इंडिया में 2004 में सुनामी आया था काफी ज्यादा और उससे काफी ज्यादा क्षति हुआ था कोस्टल एरिया को, खास करके गुजरात, अंडमान निकोबार। और इसी सुनामी में 2004 में आपको मालूम होगा कि इंदिरा पॉइंट, इंडिया का सदर्न पॉइंट जो था इंदिरा पॉइंट सबमर्ज हो गया था। तो कोस्टल एरिया में जो रहने वाले युवक हैं उनको सही समय पर इन सुनामी के बारे में वार्निंग दिया जा सके, उनको वैकेट किया जा सके, इसीलिए केंद्र सरकार ने एक सुनामी वार्निंग सेंटर की स्थापना किया है तेलंगाना। और तेलंगाना में भी कहां पर? हैदराबाद में। याद रखिएगा स्थान हैदराबाद में सुनामी वार्निंग सेंटर का स्थापना किया गया है, सुनामी वार्निंग सेंटर, राइट। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। हो सकता है यह प्रश्न आपको काफी आसान लगे, जिनको याद होगा उनको तो आसान लगेगा, लेकिन अगर जिनको याद नहीं होगा हो सकता है उसमें कंफ्यूज भी हो सकता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? जल्दी से बता दीजिए। 3:2, 2:3, 3:4, 1:2, या आपको लगता है कि इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक हो सकता है सर? जल्दी से बताइए। चलिए ठीक है, प्रश्न पूछने का उद्देश्य यह रहता है कि इसके बारे में आपको सारी चीजें, इंफॉर्मेशन जो है वह बताया जा सके। सिर्फ आंसर जानना ही ध्येय नहीं होना चाहिए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। लंबाई 3, चौड़ाई 2। याद रहेगा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज जो है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? 3:2। ओके, यह तो आपको मालूम है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज अगर हमसे पूछता है तो क्या हो जाएगा? तिरंगा। और इसको डिजाइन किसने किया था? एक प्रश्न यहां से यह पूछता है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किसने किया था? तो सर पिंगली वेंकैया ने किया था। प्रश्न पूछता है यह। इसकी रेशियो क्या है? तो सर रेशियो आपने जस्ट बताया था 3:2। ठीक है, इसे कब अपनाया गया था? भारत ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया था, अडॉप्ट किया था, कब अपनाया था? तो सर 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। और इसमें रंग की अगर बात करें तो आपको मालूम है केसरिया रंग, सफेद रंग और हरा रंग। ऊपर में केसरिया, बीच में सफेद और सबसे नीचे हरा। और जो चक्र होता है वह ब्लू कलर का होता है, जिसमें कभी कभी यह भी पूछ देता है कि ये जो स्पोक्स है की संख्या कितनी है? तो सर 24 होता है। और इसका कलर कैसा है? तो नीले रंग का होता है, राइट। और ये चक्र किसकी निशानी है? तो चक्र जो है प्रगति और न्याय का निशानी है। और इस जो प्रगति और न्याय, ये जो चक्र है, इसको लिया कहां से गया था? तो सर अशोक स्तंभ से लिया गया था, अशोक स्तंभ से लिया गया था। अगर इतनी चीजें आपको याद रहेगी तो हमें नहीं लगता है कि किसी भी प्रकार से प्रश्नों को मोड़ देगा तो आपसे नहीं बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है भारत के राजकीय चिन्ह अशोक स्तंभ में शेरों की कुल संख्या कितनी है? आपने भारत का जो राजकीय चिन्ह अशोक स्तंभ में देखा होगा, जो अशोक स्तंभ है उसमें शेरों की जो कुल संख्या आपको कितना दिखता होगा? तो जब आप सामने से देखेंगे तो कुल 3 दिखेगा, लेकिन कुल शेरों की संख्या कितनी है? 4 है, एक पीछे भी है।
यानी एक आगे पीछे इस तरीके से बैठा हुआ है, एक के पीछे एक बैठा हुआ, तो कुल शेरों की संख्या जो है अशोक स्तंभ में 4 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अशोक स्तंभ में शेरों की संख्या कुल 4 है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं अशोक स्तंभ में के बारे में, ताकि अगर यहां से प्रश्न पूछता है तो हमें छूटना नहीं चाहिए। मेन उद्देश्य होना चाहिए कि अगर वहां से किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ दे तो छूटे नहीं। तो आपको मालूम है भारत का राजकीय चिन्ह क्या है? राजकीय चिन्ह क्या है? भारत के राजकीय चिन्ह यानी राज चिन्ह क्या है? तो सर अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ। और यह अशोक स्तंभ कहां से लिया गया है? तो सारनाथ, यूपी, सारनाथ से लिया गया है सर। और इस पर एक शब्द अंकित है, एक शब्द अंकित है, वो क्या है सर? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। आपने देखा होगा इस तरीके से एक है सत्यमेव जयते लिखा हुआ। और ये सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो एक उपनिषद है जिसका नाम है मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद। साथ साथ हमारी रिवीजन करते रहिए। और इसे कब अपनाया गया था? भारत के राष्ट्रीय जो चिन्ह है, आपने जस्ट देखा था कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा था उसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, लेकिन भारत के राजकीय चिन्ह को 22 जुलाई 1947 को नहीं अपनाया गया था। भारत के राजकीय चिन्ह जो अशोक स्तंभ है उसको अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, जब देश हमारा गणतंत्र हुआ था। आजाद 1947 में हुआ, लेकिन गणतंत्र हुआ 26 जनवरी 1950 को, और तभी भारत के राजकीय चिन्ह अशोक स्तंभ को अडॉप्ट किया गया था। याद रहेगा? चलिए, तो सिंहों की संख्या 4 है। और अगर उस पर पूछ दे कि सिंह के अलावे और कौन कौन से जानवर हैं, तो उस पर है बैल और घोड़ा भी उस पर आपको दिखेगा। राइट? चलिए, इतनी चीजें अगर आप जानते हैं तो आपसे प्रश्न बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संसदीय शासन प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? पॉलिटी से आ गया क्वेश्चन आपको। संसदीय शासन प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों, आपको मालूम होगा कि भारत पर ब्रिटेन ने काफी दिनों तक शासन किया और उसका असर तो कुछ रहेगा। तो संसदीय शासन प्रणाली का जनक जो है ब्रिटेन को कहा जाता है, ना कि अमेरिका, कनाडा और भारत को, बल्कि संसदीय शासन प्रणाली का जनक ब्रिटेन को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन को संसदीय शासन प्रणाली का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, गंगा को भारत का राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो इतना तो मालूम होगा आपको कि भारत का राष्ट्रीय नदी कौन है? नेशनल रिवर, नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। तो सर गंगा। कब घोषित किया गया था? तो सर 2008 में घोषित किया गया था। 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2008। अब राष्ट्रीय से चूंकि चर्चा हुई है तो थोड़ा सा और कुछ राष्ट्रीय के बारे में देख लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए। आपको याद होगा, मुझे मालूम है आपको याद होगा, लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर, एक चलिए, तो सब्सक्राइबर से याद आया, अगर आप में से अभी भी किन्हीं को लग रहा है कि भाई हम सब्सक्राइब करें या ना करें, तो देखिए आपकी मर्जी है। पैसा नहीं लगता सब्सक्राइब करने में, किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता। हाँ, जरूर कुछ सीखने को आपको जरूर मिलेगा। सब्सक्राइब करने से आपको यह फायदा होगा कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उसको एक बार जरूर देख सकते हैं। अगर आपके फायदे का रहा तो आप देखिए, अगर आपको लगता है कि हमारा फायदा का नहीं है तो आप नहीं भी देख सकते हैं, कोई कंपल्सन नहीं है। तो अगर आपको मन करे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते हैं। थोड़ी सी भी अच्छा लगती है वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए, तो हम बात कर रहे थे सर राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में। राष्ट्रीय प्रतीक, और बाकी तो आप लोग समझदार हैं, मुझे मालूम है आप सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे। तो राष्ट्रीय पशु क्या है? राष्ट्रीय पशु, तो सर राष्ट्रीय पशु बाघ है। वृक्ष, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो सर बरगद है। पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो सर मोर है। अगर मुद्रा पूछ दे, भारत का राष्ट्रीय मुद्रा, तो सर रुपया। और फूल पूछ दे, यानी पुष्प जिसको बोलते हैं,
तो सर कमल, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। और राष्ट्रीय फल अगर पूछ दे तो सर आम है। और जलीय जीव पूछ दे, राष्ट्रीय जलीय जीव, जलीय जीव तो सर डॉल्फिन है। और पशु अगर पूछ दे, विरासत पशु, पशु तो आपको मालूम है। यहां देखिए दो अंतर है, राष्ट्रीय पशु बाघ और राष्ट्रीय विरासत पशु, विरासत पशु पूछ दे तब क्या आंसर हो जाएगा सर हाथी। तीन चीज याद रहेगा, बिल्कुल रहना ही चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्यों की चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में की गई है? तो सर मूल कर्तव्य की चर्चा जो है भारतीय संविधान के भाग 4 के क में किया गया है। आपको मालूम है कि भारतीय संविधान में भागों की कुल संख्या कितनी है? कुल भागों की संख्या है 22, ठीक है। और अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी है? तो सर अनुच्छेदों की संख्या आज के समय में 450 के पार पहुंच गया, लगभग 450 हो गए हैं, राइट। तो 440 के ऊपर पहुंच गया है। और अगर हम बात करें मूल कर्तव्य की, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज की बात हो रहा है, एफडी की बात हो रहा है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज में आपको 11 मुख्य फंडामेंटल ड्यूटीज दिए गए हैं, जो आपको यह बताता है कि देश के प्रति आपके क्या कर्तव्य हैं। कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पर फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड किया गया था? यह भी प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से किसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है? तो साथियों आपको मालूम होगा स्वतः जुताई वाला, अगर ज्योग्राफी आपने पढ़ा होगा, इंडियन ज्योग्राफी, तो आपने मालूम होगा कि स्वतः जुताई वाला इस तरह का, या आप किसान होंगे तो आपको भी मालूम होगा वाली बात कि पानी डालिएगा तो एकदम चिकना हो जाता है और उसके बाद पानी खत्म होने के साथ ये क्या होता है, फट जाता है मिट्टी, स्वतः जुताई। और ऐसे मिट्टी को बोला जाता है काली मिट्टी। स्वतः जुताई वाली मिट्टी को काली मिट्टी बोला जाता है। काली मिट्टी के बारे में आपको मालूम होगा कि सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाया जाता है। महाराष्ट्र में कपास की खेती के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त है, यानी कपासी मिट्टी भी बोला जाता है इस काली मिट्टी को। क्या बोला जाता है? कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है, रेगुर मिट्टी क्या जाता है बार बार प्रश्न। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है, स्वतः जुताई वाला मिट्टी भी बोला जाता है। नमी धारण करने की सबसे उच्च क्षमता जो होती है वह काली मिट्टी में ही होती है। और अगर आपसे पूछे कि नमी धारण करने की सबसे कम क्षमता किसमें होती है, तो बलुई दोमट मिट्टी में होती है कम धारण करने की क्षमता। आई होप यहां तक क्लियर होगा, राइट। तो 4-5 चीजें कि स्वतः जुताई वाली मिट्टी काली मिट्टी को कहा जाता है। कपास के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी मिट्टी है? तो सर काली मिट्टी है। उसके अलावा रेगुर मिट्टी भी इसको बोला जाता है। और सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में पाया जाता है। नमी धारण करने की सबसे उच्च क्षमता काली मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न इंडियन ज्योग्राफी के सॉइल से ही, वह मिट्टी जो भीगने पर मक्खन की भांति, यहां देखिएगा याद रखिए, मक्खन की भांति मुलायम परंतु सूखने पर अधिक कड़ी और ढेलेदार हो जाती। भीगने पर तो मक्खन की तरह मुलायम हो जाती है, लेकिन सूखने पर ढेलेदार और अधिक कड़ी हो जाती है, वो कौन सी मिट्टी है? इसे बता दीजिए। तो सर ये वाला जो है इसका आंसर हो जाएगा लैटेराइट मिट्टी। क्या हो जाएगा? लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी की क्या खासियत होती है? इसमें काजू की खेती, तो सबसे पहले तो एक चीज देखिएगा कि लैटेराइट मिट्टी में ना लौ ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। लैटेराइट मिट्टी, लैटेराइट सॉइल, इसमें लौह ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। और इस आयरन ऑक्साइड के कारण ये ज्यादा फर्टाइल नहीं होता है लैटेराइट मिट्टी। लेकिन हाँ, आप खाते होंगे काजू, तो काजू की खेती के लिए ये लैटेराइट मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त माना जाता है, राइट। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। अगर आपको लगता है कि ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल है तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा और अपने साथियों को भी रिकमेंड कर दीजिएगा इसके बारे में। चलिए आज की सेशन को यही विराम लगाते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन में।